हाँ जी, तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सब? फिर से एक बार आपका स्वागत है मेहनत कर चैनल में, जहां पर हम इस बार कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। और आज हमारा थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3। देखिए, लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में हमने हीट के बारे में पढ़ लिया था। फटाफट अगर लेक्चर नंबर 2 का मैं एक बार रिवीजन कराऊं तो सबसे पहले हमने हीट को देखा। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। जो कब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कब होती है? ये जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा। किसी भी एक यूनिट मास का यूनिट सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिर्फ बात आ जाती थी मोल्स की। उसके बाद हमने 2-4 उसमें क्वेश्चंस करे थे। अच्छा, उसी लेक्चर में हमने शुरुआत में पहले टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़े कि थर्मोडायनेमिक्स में कितने तरीके के प्रोसेस होते हैं। बेसिकली प्रोसेस में हमने पढ़ा था आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और लास्ट में एडियाबैटिक। फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में भी थोड़ा सा समझा था। अब देखिए, लास्ट हम थोड़ा सा हमारा हीट का कंसेप्ट एक रह गया था, जो हम बता रहे थे सीपी माइनस सीवी ये क्या होता है और इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो आज हम वहां से समझना शुरू करते हैं, ठीक है? तो देखिए, कॉपी पेन ले लीजिए, बिल्कुल साइलेंट, सारे डिस्टरबेंस से दूर होकर कमरे में बैठ जाइए और बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से मेरी बातों को सुनिए, ठीक है? और दिमाग में डाउनलोड करते जाइए, ठीक है? कल हमने हीट को पढ़ा। हमने देखा हीट दो तरीके की होती है, एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मैं मास की बात करता हूं, जबकि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में नंबर ऑफ मोल्स की बात करता हूं। सिर्फ इतना सा अंतर था। अब अगर मोलर ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहा था, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जा रहा था? Cp इज इक्वल्स टू Q बाय N डेल्टा टी, यही हो जा रहा था। और अगर मैं इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल रहा था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हो जा रहा था मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू Q एंड डेल्टा टी, ठीक है? सेम ऐसे इसमें हो रहा था। अगर मैं स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर निकाल रहा था तो मेरा फॉर्मूला Q M इंटू डेल्टा टी, क्योंकि मैंने बताया स्पेसिफिक कैपेसिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, जबकि मास में हम स्पेसिफिक कैपेसिटी में हम मास की बात करते हैं। ये कब है मेरा? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर इसी को मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी? तब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा Q बाय M इंटू डेल्टा टी। लेकिन आपको ये Cp और Cv की वैल्यूज तो पता होनी चाहिए कि Cp और Cv की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। मान के चलो आपसे क्वेश्चंस में Q पूछ ले कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, आपको मास दे दे, आपको T दे दे, तो आपको Cp की और Cv की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, तभी तो आप क्यों निकाल पाएंगे, वरना निकाल ही नहीं पाएंगे। तो आज हम समझते हैं Cp और Cv की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये तो कल का रिवीजन ही कराया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, बस थोड़ा जल्दी जल्दी। अब देखिए, अपन लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स, Cv माइनस Cv बराबर R होता है एक रिलेशन। R यहां पे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है? Cp क्या है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो, हमें यहां से पता है, अगर मेरे को Cv की वैल्यू पता चल जाए तो R की वैल्यू मेजरली हम रखते हैं 2। कितनी रखते हैं? 2। तो अगर मेरे को कैसे भी करके Cv की वैल्यू पता चल जाए तो R की वैल्यू मेरे को पता है, तो Cp बराबर कितना हो जाएगा? Cv प्लस R, क्योंकि ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो अगर मेरे को कैसे भी Cv की वैल्यू पता चल जाए और R की मेरे को पता है, तो मेरे को Cp की भी वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखिए होता क्या है, Cv को निकालने का फॉर्मूला होता है F अपॉन 2 मल्टीप्लाई में R, F अपॉन 2 मल्टीप्लाई में R, इतना समझे, ठीक है? अब ये F क्या है? हमें ये F भी तो पता होना चाहिए क्या है। ये F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको ऐसे समझो, हमारे पास 3 तरीके की गैस होती है। एक होती है मोनो एटॉमिक, जिसमें एक एटम से मिलकर बनी हो गैस, ठीक है? एक हम पे होती है डाई एटॉमिक, जो 2 एटम से मिलकर बनी हो, और एक हम पे होती है पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक।
जो दो से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हो। ऐसी गैसें जो सिंगल मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हीलियम, जैसे आर्गन, जैसे जिनोन, ये सारी देखो, इसमें कहीं अगर मैं डायटोमिक की बात करूं तो जिसमें दो एटम होंगे, O2, H2, N2, Cl2, ये सारे ऐसे हैं। O कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा अपने एक एटम के साथ एग्जिस्ट करेगा। N कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये साथ में अपने एक नेबरिंग एटम के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। तो जो दो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोल देते हैं डाइएटॉमिक। जो सिंपल एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं उन गैसेस को हम बोल देते हैं मोनोएटॉमिक, क्योंकि उसमें एक एटम है। एक एटम है, देखो सिर्फ He का एक एटम है, जबकि इसमें डाई मतलब दो एटम है, तो O2, दो क्या बता रहे हैं, दो एटम, H2, N2, Cl2। पॉलीएटॉमिक मतलब दो से ज्यादा, जैसे O3, ओजोन। अब आप देखिए ओजोन में दो से ज्यादा एटम है ना। तो मोनोएटॉमिक गैस ऐसी गैसेस होती हैं जिनमें एक एटम हो। डाइएटॉमिक गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं, या मॉलिक्यूल्स, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें दो एटम हो, और पॉलीएटॉमिक दो से ज्यादा। ठीक है, इतना सिंपल सीन याद रहेगा। अब मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए हमेशा जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है वो रहता है 3F। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 3। और डाइएटॉमिक गैस के लिए हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या रहेगा, 5। जबकि पॉलीएटॉमिक गैस के लिए हमेशा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 6। काम खत्म। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमेशा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 3। डाइएटॉमिक गैस के लिए हमेशा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 5, और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए हमेशा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 6। अब देखो होगा क्या, मैंने बताया आर की वैल्यू आप हमेशा यहां 2 कंसीडर करके चलना। आर की वैल्यू हमेशा 2 कंसीडर करके चलना। तो जब आप यहां पे 2 ले लेंगे तो हर केस में इससे तो ये कट ही जाएगा। जब आप आर की वैल्यू 2 कंसीडर जब तक करके चल रहे हैं तो नीचे फॉर्मूले में 2 आना ही आना है, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। इसका मतलब जो भी आपको गैस दे रखी है, जो भी आपको गैस दे रखी है, जितनी मान के चलो मैंने आपको गैस दे दी O2, क्या दे दी, O2। अब O2 के लिए आपको पता है O2 कैसी गैस है, डाइएटॉमिक। डाइएटॉमिक गैस है, और डाइएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5। अगर आप इसके लिए Cp निकालेंगे, Cp नहीं Cv अगर निकालेंगे इसके लिए, तो क्या आएगा, ये आएगा F/2 इंटू 2। अब Cv के लिए हमने गैस कौन से लिए, O2 डाइएटॉमिक गैस है, इसके लिए F कितना होता है, 5। F की जगह क्या रख दो, 5, 2, ये तो कटना ही है, कितना बचेगा, 5। जैसे मैं बोलूं आप निकालो हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए जब निकालोगे फॉर्मूला के लगाओगे F/2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 तो कट ही जाना है। और हीलियम कैसी गैस है, मोनोएटॉमिक, उसके लिए F कितना है, 3, तो हीलियम का F कितना जाएगा, 3। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये 3 है, तो यहां ले जाओ 2 में इसको प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहां से Cp भी निकल गया, नहीं निकल गया। देखो दोबारा समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हालांकि ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन क्योंकि पहली बार पढ़ते हैं तो कई बार दिक्कत इसमें हो जाती है, नहीं होगी। अभी देखो कैसे आप गोली की रफ्तार से सारे क्वेश्चन करोगे, देखते जाओ, बस शॉर्ट ट्रिक है ये पहचानने की, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अपना रिलेशन होता है Cp माइनस Cv बराबर R, और Cv को हम जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है F/2 इंटू R। R की वैल्यू हम 2 कंसीडर करके चलते हैं, तो 2 से 2 हर केस में कट जाना है। अब हमने क्या देखा, मोनोएटॉमिक गैस होती है, डाइएटॉमिक गैस होती है, और साथ में पॉलीएटॉमिक गैसेस होती हैं। पॉली मतलब बहुत सारे एटम, डाई मतलब 2 एटम, मोनो मतलब 1 एटम। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 3, डाइएटॉमिक गैस के लिए हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 5, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 6। ठीक है, अब आपको अगर इसके लिए Cv निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, Cv का फॉर्मूला होता है F/2 मल्टीप्लाई में R। तो Cv हमेशा हम यहां पे अगर 2 कंसीडर करके चलेंगे तो ये 2 से 2 तो कट ही जाना है। ठीक है, अब आपको F कौन सी गैस के लिए निकालना है, मान के चलिए कोई आपके लिए गैस दे दी है हीलियम, हीलियम के लिए निकालो। हीलियम कैसी गैस है, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक गैस के लिए F कितना होता है, 3, तो F की जगह क्या रख दो, 3, तो Cv बराबर आपका कितना आ गया, 3। अब आपका मेन रिलेशन क्या होता है, Cp माइनस Cv बराबर R। तो यहां से अगर मैं Cv को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, R प्लस Cv,
हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब Cp इज इक्वल टू आर आपका कितना रहता है 2, Cv आपने कितना निकाला 3, तो इसके लिए Cp कितना हो गया +5। हो गया नहीं हो गया। अगर मैं इसको और शॉर्ट में आपको बताऊं ना, तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी का होता है, इसको दिमाग में, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी गैस का होता है वही उसका Cv होता है, और बस 2 प्लस और कर दो तो वो हो जाता है उसका Cp। कितनी आसान सी बात है। ये आपको अभी न्यूमेरिकल्स में आगे बहुत मदद करेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आगे आके बहुत मदद करेगा। तो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस की होती है, मैंने आपको बोला O2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5, तो उसका Cv डायरेक्ट हो गया 5। आपको कुछ करना ही नहीं। मैंने बोला O3 के लिए कितनी होगी, O3 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 6, तो डायरेक्ट जितनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ही Cv, क्योंकि फाइनली 2 से 2 तो कट ही जाना है, बचेगा वही, Cv बराबर F रहेगा। फॉर्मूले में भी देख लो 2 से 2 कट जाएगा, Cv बराबर F ही रहना है, ठीक है। तो जब F रहेगा, अब यहाँ पे Cv बराबर मान के चलो मैं तुमसे पूछूं O2 के लिए, तो आप O2 के लिए F कितना होता है 5, तो Cv बराबर 5, और इसमें 2 प्लस और कर दो Cv में, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो Cp बराबर कितना हो जाएगा हमारा R प्लस Cv, निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये हमारा हीट का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ये इतना सा हमारा कंसेप्ट रहा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। इसको अच्छे से अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये क्लियर होगा, टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ये चीजें क्वेश्चन से क्लियर होती हैं। अब देखो हमारी दूसरी हेडिंग लगती है इसमें वर्क। हमने पढ़ा था कि हमें इसमें वेरिएबल्स पढ़ने हैं। पहला वेरिएबल्स हमने हीट पढ़ लिया, दूसरा वेरिएबल हमारा क्या शुरू होता है वर्क। आप कैसे डिफाइन करेंगे वर्क क्या है। अगर कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछे तो ठीक है, F इंटू डी एक्स या F इंटू डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप इसका फॉर्मूला दे देंगे। लेकिन अगर कोई डिफाइन करने के लिए बोले कि इसकी एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन एक कम से कम हमारे पास डेफिनेशन हो, क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका, वो भी मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब जब कुछ काम करते हैं, ठीक है। अभी आप समझेंगे। अभी तक आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सबसे कॉमन डेफिनेशन यही होती है। अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करें, इलेक्ट्रिकल वर्क 10 में हम 10th में पढ़ लेते हैं, बाकी 12th में तो पूरा अच्छे से पढ़ना होता है। इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल वर्क की बात करो, ग्रेविटेशनल चैप्टर तो पढ़ लिया होगा 11th क्लास में। ग्रेविटेशनल के लिए वर्क निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो वर्क तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन हम इन सारे वर्क से यहां पर बिल्कुल भी डील नहीं करेंगे। थर्मोडाइनमिक्स में जो हमारा वर्क का फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। इसको नोट कर लो। अब इसकी डेरिवेशन है, अभी इसके बाद हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि आया कहां से। लेकिन थर्मोडाइनमिक्स में जो हमारा वर्क होता है वो क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, रहेगा ध्यान, ठीक है। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि डेरिवेशन आई कहां से, ये फॉर्मूला हम पे डिराइव हुआ कैसे, इसको समझते हैं। देखो, सपोज दैट यू हैव अ कंटेनर, आपके पास एक कंटेनर है जो यहां पे इस पे पिस्टन लगा हुआ है ये, ठीक है, और अंदर इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, अंदर इसमें गैस भरी हुई है। आप इसका जो पूरा एरिया है वो ए ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज ये ध्यान में कर लो कि एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। एरिया का फॉर्मूला जब भी निकालते हैं कैसे निकाल देते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बस छोटा सा ही अंतर होता है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर देते हैं, जबकि जब हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट भी उसमें ऐड हम करते हैं और उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब मान के चलो मेरे पे ये कंटेनर था जिसका वॉल्यूम क्या है, पूरे जिसका एरिया है ए, पूरे का एरिया क्या है ए, और ऊपर मैंने पिस्टन लगा दिया और अंदर इसमें गैस भरी हुई है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। और इस पिस्टन को मैं नीचे धकेलना शुरू करता हूं। जब मैं इसको नीचे धकेलना शुरू कर रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं। अब जब मैंने इसको नीचे धकेलना शुरू किया तो पिस्टन मान के चलो यहां आ गया, पिस्टन सारा हमारा यहां आ गया,
ये, और सारी गैस चली गई इसके अंदर, चली गई नहीं चली गई, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन का, पिस्टन पहले यहां था और यहां से कहां आ गया, यहां आ गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैं इसको मान लेता हूं एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको हमने क्या बोला dx, है ना। डी हम कब इंट्रोड्यूस करते हैं, जब बहुत छोटे टर्म की हम बात कर रहे होते हैं। और ये हमारा पूरा एरिया क्या है, ए। बाहर से हमने इस पे क्या लगाया, प्रेशर, प्रेशर लगा के पिस्टन कहां गया, नीचे, ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। लेकिन हमें यहां पे फोर्स के टर्म में बात नहीं करनी, हमें एरिया के टर्म में बात करनी है। तो मैं ऐसा क्या करूं जो फॉर्मूले से मेरा फोर्स हट जाए और एरिया आ जाए। तो हम नर्सरी क्लास से एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, पीए, प्रेशर इंटू एरिया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं क्या रख सकता हूं, W बराबर पीए इंटू डी, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ है, dx, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ है, dx, ये हाइट भी है dx और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा इतना ही हुआ है dx, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं p को यहां ले जाके a और dx को एक साथ लिखूं तो मेरा a क्या है, एरिया, a क्या है, एरिया, इंटू dx क्या है, मेरी हाइट, dx क्या है, हाइट, है ना, है। a क्या है मेरा टोटल एरिया और dx क्या है मेरा वो डिस्प्लेसमेंट, वो हाइट जितना पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। अब देखिए एरिया इंटू हाइट क्या वॉल्यूम नहीं बन जाएगा, इतना तो हो गया एरिया, L इंटू बी क्या हो गया, एरिया, तो ये इतना हो गया एरिया, ठीक है। और मेरी हाइट कितनी है, dx, हाइट कितनी है, dx, तो क्या a dx v के बराबर हो गया, ये नहीं हुआ, सीधी बात है, हो गया, क्योंकि इस पूरे का मेरा जो एरिया है वो कितना है, L इंटू बी, और जो हाइट है वो dx है, तो L इंटू बी बराबर a, हाइट मेरी कितनी है, dx, तो एरिया पूरा हो गया, L इंटू बी इसमें आ गया, हाइट इसमें आ गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो v के बराबर आ गया। तो क्या आ गया, पी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा बी, आया नहीं आया। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मेरा कितना हुआ, पहले टोटल वॉल्यूम ये था यहां से लेके यहां तक, और अब चेंज इन वॉल्यूम है ये, तो चेंज इन वॉल्यूम मेरा कितना हुआ, इतना, इतना ही तो वॉल्यूम में चेंज हुआ, ठीक है। ये पूरा वॉल्यूम का क्या है, चेंज है। तो जब चेंज किसी टर्म में हमें जोड़ना होता है तो हम क्या लगाते हैं, डेल्टा, क्या लगा देते हैं, डेल्टा। अब एक बात बताइए, हमने प्रेशर एक तो इसको ऊपर से दिया है, अपनी एक्सटर्नल प्रेशर दिया है ना, इसको बाहर से प्रेशर दिया है, तो एक्सटर्नल प्रेशर दिया है तो हम यहां क्या लिखेंगे, पी एक्सटर्नल, क्योंकि हमने इसको कहां से प्रेशर दिया है, बाहर से। अरे एक बात बताइए, वॉल्यूम इसका कम हुआ या ज्यादा, वॉल्यूम इसका कम हुआ है या ज्यादा, तो वॉल्यूम तो कम हुआ है, पहले वॉल्यूम इतना था अब वॉल्यूम इतना रह गया। तो जब वॉल्यूम कम हुआ है तो साइन हमें माइनस का लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, तो माइनस का साइन में यहां ना लगाने की बजाय यहां लगा देता हूं। तो मेरा देखो फॉर्मूला आ गया, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। समझे कैसे आया भाई, वर्क का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मेरे को फोर्स टर्म गायब करके उसको एरिया के फॉर्म में लाना है, तो मेरे को पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया से F बराबर क्या हो जाएगा, पीए। अब A है एरिया, dx है हाइट, तो एरिया की जब मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा वॉल्यूम, और यही हमारा फॉर्मूला था। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पर प्रेशर फिक्स है, प्रेशर यहां पर फिक्स है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर की एक वैल्यू है। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है, जैसे मान के चलो आपको क्वेश्चन दे दे, कैलकुलेट वर्क डन बाय पिस्टन, वर्क डन बाय पिस्टन applied pressure of 2 atm and volume change from
बहुत छोटा ले लेते हैं, 3 लीटर टू 2 लीटर। अब देखो आपको पता है आपको वर्क निकालना है, वर्क क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। आपको पी कितना दिया हुआ है 2 ATM इंटू आपको चेंज इन वॉल्यूम कितना दे रखा है 3 लीटर से 2 लीटर, मतलब कितना हो गया 1 लीटर। अब देखिए पिस्टन ने फोर्स को क्या करा है अप्लाई किया है, वर्क किया है। जब उसने वर्क किया है खुद किया है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी। जब एनर्जी खर्च हुई होगी तो ये किसका आएगा माइनस का, और W बराबर क्या आ जाएगा -2। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ATM लीटर, क्योंकि वॉल्यूम की क्या होती है लीटर, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है लीटर, और प्रेशर की क्या होती है ATM, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ATM लीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि सिस्टम पे वर्क किया गया है, ठीक है। तो जब वर्क किया है तो इसलिए इस पे क्या आया माइनस। अब देखो एक चीज इसमें और समझो, एक चीज तुम्हें इसमें और समझनी पड़ेगी कि ठीक है यहां पे तो मेरा वर्क कांस्टेंट था, ठीक है, लेकिन अगर मेरा वर्क लगातार चेंज हो रहा हो, मान के चलो ये आपका ग्राफ है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और आपका कुछ वर्क ऐसा हो रहा है, ठीक है, वर्क कुछ ऐसा हो रहा है, तो एक बात बताइए यहां पे प्रेशर कहां कांस्टेंट है, यहां पे प्रेशर इतना 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 है, लगातार प्रेशर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अब वहां पे तो आपको प्रेशर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया था 2 ATM, लेकिन यहां तो लगातार प्रेशर चेंज हो रहा है, तो यहां पे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सवाल आता है कि यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएं आप, तो यहां पर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मान के चलिए ये यहां से P1 से P2 है प्रेशर, और वॉल्यूम मान के चलिए इसका यहां ये V1 है और यहां ये V2 है। अगर मेरे को ये सारे एरिया का ये पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा मैंने कितना वर्क किया। और जब भी ऐसी कंडीशंस आ जाती है तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से इन चीजों को निकालते हैं। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, मुझे पता है मेरा फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, होता है P डेल्टा V, लेकिन P जो है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो P जब लगातार चेंज हो रहा है तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तब मेरे को इसकी एग्जैक्ट वैल्यू समझ आएगी। इंटीग्रेट करने का क्या तरीका होता है कि आप एक बहुत छोटा सा एरिया ले लो, बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप ले लो, बहुत छोटी सी, ठीक है, उसका वर्क डन निकाल लो और उसको इंटीग्रेट कर दो। जब ऐसी छोटी 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 बहुत सारी स्ट्रिप का आप वर्क डन निकाल लोगे तो आपको टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो किसी तरीके से अगर मैं इस छोटी सी स्ट्रिप का वर्क डन निकाल लूं तो उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरे मेरे सिस्टम का मेरे को वर्क डन मिल जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं तो देखिए, छोटा सा वर्क लिया, छोटा सा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करने के लिए छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V। अब मेरे को इस P के टर्म को हटाना है। P के टर्म को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने चैप्टर 5 है, अब तो 11th क्लास से वो डिलीट हो चुका है, स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस स्टेट, लेकिन वहां पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रखी है, PV इज इक्वल्स टू nRT, है ना, पढ़ रखी है इक्वेशन। तो यहां से अगर मैं प्रेशर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा nRT अपॉन V, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मेरे को देखो प्रेशर की वैल्यू यहां से मिल गई, अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करके और इंटीग्रेट करूं तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, जब क्या कहते हैं ये dW को बहुत सारे W को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा W, ये P की वैल्यू मेरी क्या आ गई है nRTV अपॉन, और ये क्या है dV। अरे वॉल्यूम मेरे को बहुत छोटा सा मैंने वर्क डन किया, जब छोटा सा वॉल्यूम लिया तो मैं क्या लूंगा dV, तो छोटा सा मैंने वॉल्यूम ले लिया dV। अब इंटीग्रेट करने के क्या तरीके होंगे, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू वो कहां जाएगी बाहर, तो जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो जाएगी बाहर, nRT इंटीग्रेट किसका हो जाएगा dV अपॉन V का। वॉल्यूम की लिमिट हमारी क्या है V1 से V2, तो V1 से V2। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इनका लॉग ले लोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा nRT और लॉग बेस V, और क्या कर दोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आ जाएगा W इज इक्वल्स टू nRT लॉग V2 माइनस V1। और हम जानते हैं लॉग बेस का एक फॉर्मूला होता है लॉग A माइनस बी इज इक्वल्स टू लॉग A अपॉन B, तो लॉग A अपॉन B, तो इसको फाइनली हम क्या लिख लेंगे W इज इक्वल्स टू nRT लॉग V2 अपॉन V1। लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे V2 अपॉन V1।
अब मेरे को हम जानते हैं लॉग दो तरीके के होते हैं, log 10 एक log बेस ई। log बेस ई की हमें फॉर्मूला बिल्कुल भी वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन हमें log 10 की वैल्यूज पता होती हैं। क्या कह रहा हूं मैं, log 10 की वैल्यूज हमें पता होती है, log ई बेस की हमें वैल्यूज नहीं पता होती। तो फाइनली देखो हमारा वर्क डन क्या निकल के आया, वर्क डन हमारा निकल के आया W इज इक्वल्स टू nRT log V2 अपॉन V1। अब देखिए log बेस E इज इक्वल्स टू होता है 2.303 log बेस 10 होता है ना, तो बस इसको रख दो वैल्यूज में, तो क्या आ जाएगा 3.303 nRT log V2 अपॉन V1। तो ये होगा फॉर्मूला। हम कब लगाएंगे, जब हमारा प्रेशर लगातार चेंज हो रहा होगा। जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तब तो हम सीधा ठोक देंगे P डेल्टा V, लेकिन अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। ये चीज याद रखना, ठीक है। और हमने देखे चैप्टर 5 में, खैर आपने तो नहीं पढ़ा, लेकिन चैप्टर 5 का एक बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सीधी बात है, प्रेशर बढ़ाओगे किसी भी चीज का वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पिस्टन को मैंने क्या करा था, यहां से पहले मैंने जब पिस्टन को नीचे धकेलना शुरू किया तो पहले वॉल्यूम था इतना गैस का, और जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटने लगा, वॉल्यूम फिर इतना रह गया था, नहीं रह गया था। तो ये कहता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, एज पर बॉयल्स लॉ, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, ठीक है। तो यहां से हम इसकी एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, 3.003 nRT log P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2। कौन से फॉर्मूले से, बॉयल्स लॉ से। ये होता है वर्क डन एट डिफरेंट प्रेशर्स, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हैं, कैसे लिमिट लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। डेरिवेशन इसकी है तो डेरिवेशन अच्छे से कर लेना, और साथ में फॉर्मूला याद रखना, ये वर्क डन निकालने के काम आता है। लेकिन कब, जब आपको प्रेशर बहुत सारे देर लगातार प्रेशर आपका चेंज हो रहा हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप सीधा लगा देना P डेल्टा V, लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो वर्क डन में हमें इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो वर्क में हमने क्या पढ़ा, वर्क एक मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, जिसका फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, और P डेल्टा V होता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो, और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तब हम उसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा शुरू होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनामिक्स हमें सिंपल एक सीधी सी बात बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कोई सिंपल सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही घिसी पिटी बातें सारी की सारी। Mass can neither be created nor destroyed, it can only be transferred from one form to another form। यही सारी बात कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हमेशा होल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती रहेगी। जैसे मान के चलिए आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखे को दी, पंखा चला, पंखे ने वर्क डन करके आपको हवा दे दी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक एनर्जी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई। दूसरा फॉर्म लीजिए, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी ट्यूबलाइट को, ट्यूबलाइट ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके लाइट एनर्जी बना दिया और आपको रोशनी दे दी। तो हो क्या रहा है, ओनली देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो रहेगी इस यूनिवर्स की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये वही पुरानी बातें हैं, हमने क्लास 9th में भी हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, वही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी यही बात बताता है कि टोटल चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और टोटल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। ये यू होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। यू हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। जो टोटल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से, और डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब जो टोटल एनर्जी है वो उस बॉडी, देखो इसको ऐसे समझो, अभी इसको साइंस के भाषा में समझो, नॉर्मल भाषा में समझो। देखो मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मान के चलो मेरे को 2000 कैलोरी की एनर्जी मिल गई, ठीक है। जब मेरे को 2000 कैलोरी एनर्जी मिल गई तो ये मेरी टोटल एनर्जी है, अभी मान के चलो ये है मेरा डेल्टा यू।
अब मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं जिम, डेली जाता हूं मैं जिम, और जिम जाने के बाद मैं अपनी 800 कैलोरी बर्न करके आ जाता हूं। 800 कैलोरी मैंने बर्न कर दी। जब मैंने 800 कैलोरी वर्क डन कर दिया, 800 कैलोरी का मैंने वर्क डन कर दिया, तो मेरे पास बची कितनी, 1200 कैलोरी। मेरे पे कितनी कैलोरी बची, 1200 कैलोरी। तो 1200 कैलोरी मेरे अंदर बची और 800 कैलोरी का मैंने वर्क कर दिया। लेकिन टोटल एनर्जी जब मेरी मिलाओगे तो कितनी आएगी भाई, क्यों मेरे अंदर स्टोर्ड कितनी एनर्जी बची, 200 कैलोरी, प्लस मैं वर्क कितने का करके आया, 800। तो टोटल मेरी एनर्जी कितनी आई, 200, 2000। और टोटल एनर्जी मेरी कितनी थी, 2000। ठीक है, तो एनर्जी अगर आपके अंदर है तो आप उसे वर्क डन करने में खर्च कर देंगे, वरना अपने अंदर स्टोर करके रख लेंगे। लेकिन जब दोनों को आप सम करेंगे तो हमेशा वो टोटल एनर्जी के बराबर ही आएगा। ठीक है, अब हम देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं कि वर्क में हम एक छोटा सा टॉपिक हमने स्किप कर दिया जो हमें आना चाहिए, जो हमें न्यूमेरिकल्स में मदद करेगा, कि इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हमें यह पता होना चाहिए कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। जैसे केस फर्स्ट लेते हैं हम, केस फर्स्ट। ठीक है, अब मान के चलिए कुकर है, ठीक है, कुकर ने सीटी बजाई, बजाता है सबका कुकर सीटी, ठीक है। तो कुकर ने जब सीटी बजाई तो एक बात बताइए, क्या सिस्टम ने वर्क किया या सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया? भाई कुकर पे अपनी एनर्जी थी, उस एनर्जी का यूज करके कुकर ने वर्क कर दिया, और कैसे किस फॉर्म में वर्क किया कि सीटी को ऊपर उठा दिया। तो जब सिस्टम ने वर्क किया तो क्या उसकी एनर्जी खर्च नहीं हुई? जैसे मान के चलिए ये सिस्टम है, केस फर्स्ट में ये सिस्टम है और ये यूनिवर्स है, ठीक है। केस टू में देखिए ये सिस्टम है, ठीक है, और ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स ही सराउंडिंग है। एक बात बताइए, अगर सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पे, सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पे, तो सिस्टम को तो और एनर्जी मिलती जा रही है। मुझे कोई जबरन रोटी खिलाया जा रहा है, कोई पूरी ला रहा है, कोई पनीर ला रहा है, कोई चिकन ला रहा है, कोई टंगड़िया ला रहा है, कोई ऑमलेट ला रहा है, कोई पनीर ला रहा है, कोई चाप ला रहा है, मैं सब खाए जा रहा हूं। जब मैं सब खाए जा रहा हूं, मुझे खिलाए जा रहे हैं, तो भाई मेरी एनर्जी बढ़ती जा रही है। जब मेरी एनर्जी बढ़ती जा रही है तो मेरा वर्क डन हमेशा इस केस में क्या आएगा, पॉजिटिव। इस केस में मेरा वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। वर्क डन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि मेरी एनर्जी तो वैसी की वैसी है, एनर्जी मेरी खर्च हो ही नहीं रही, काम मैं कर ही नहीं रहा, काम मैं कर नहीं रहा, तो मेरा वर्क घटेगा कैसे, वर्क बढ़ेगा ही। एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क मेरा आएगा पॉजिटिव। लेकिन एक बात मान के चलिए, आपने कुछ गलती कर दी, 4 दिन से आपको रोटी नहीं मिली घर पे, 4 दिन से रोटी नहीं मिली और आपकी हिम्मत भी नहीं हो रही रोटी मांगने की, क्योंकि आपको पता है कांड कर दिया है, रोटी मांगूंगा तो और चांटे और लगेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, आपकी एनर्जी खत्म होने लगेगी। अब जब आप काम करेंगे, एक तो आप पे एनर्जी नहीं है, और जब आप काम करेंगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो इस केस में जो आपका वर्क डन आएगा वो आएगा नेगेटिव। कब आएगा, नेगेटिव। कब आएगा नेगेटिव, तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम, जब भी कोई सिस्टम काम करता है तो उसका वर्क डन आता है नेगेटिव। क्यों आता है, क्योंकि उसकी एनर्जी घट जाती है। और जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम, कि सिस्टम पे जब कोई काम करता है तो क्योंकि उसमें एनर्जी का एडिशन होता है, इसलिए उसका वर्क डन आता है पॉजिटिव। याद रखना, ठीक है। इसको ऐसे में रिलेट कर लेना कि मैंने काम किया तो मेरी तो एनर्जी घट गई, ठीक है। जब तुम काम करोगे तो एनर्जी तो घटेगी, एनर्जी घटेगी, इसलिए तुम्हारा वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तुम काम नहीं करोगे, फ्री का खाते रहोगे, तुम्हारी एनर्जी बढ़ती रहेगी, तुम्हारा वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में यूज आएगा, याद रखना। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर एज वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव, ठीक है। ये चीज बस याद रख लेना, ये चीजें याद होनी चाहिए। अब हम पढ़ रहे थे अपना क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसने बताया टोटल एनर्जी इज ऑलवेज द सम ऑफ हीट एनर्जी एंड वर्क डन। सीधी बात है, मेरे अंदर जितनी एनर्जी है अगर किसी को निकालनी है तो अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो जितनी एनर्जी मेरी खर्च हुई है उसको सबको जोड़ लो, और जितनी एनर्जी मेरे अंदर बची है उसको जोड़ लो, तो मेरी टोटल एनर्जी निकल जाएगी। सीधी सी बात है। जैसे मान के चलो आप बड़े होकर जॉब करोगे, ठीक है,
तो आपकी 50,000 रुपए महीना सैलरी पे नौकरी लगेगी। ठीक है, अब एक महीने की आपकी सैलरी है 50,000, मतलब आपका जो टोटल एनर्जी है वो है 50,000। ठीक है, अब जैसे ही आपकी सैलरी मिली, आपने रूम रेंट दे दिया, बच्चों की फीस दे दी, अपनी बहू के लिए चूड़ी उड़ी खरीद के ले आए, डेली शाम को बच्चों के लिए 100 रुपए के समोसे जलेबी ले आए। ठीक है, करते 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 50,000 में से आपके 60,000 रुपए तो खर्च ही हो गए। 60,000 रुपए खर्च हो गए। ले भैया, आमदनी कितने की? 50,000। लेकिन अभी इस एग्जाम्पल को हम स्किप करते हैं, अभी समझने के लिए अच्छे समझते हैं। 50,000 आपकी सैलरी थी, 30,000 रुपए आपके खर्च हो गए। अब आप पे कितने बचे? 20,000 बचे ना बचे? तो 30,000 रुपए जो आपके खर्च हो गए वो हो गया आपका वर्क डन। ठीक है, और 20,000 जो आपके पास है वो स्टोर्ड फॉर्म में आपके पास स्टोर कर रखे हैं, आपने बैंक में जमा कर रखे हैं। आप तेज होंगे, आपने एफडी आरडी वगैरह सब कर रखी होंगी, वहां पे धीरे धीरे जोड़ रहे होगे कि एक साथ निकालेंगे और हल्ला मचाएंगे पूरी दुनिया में, अरे पैसा ही पैसा है ना। तो अगर मेरे को टोटल आपकी सैलरी निकालनी हो तो जितनी आपकी खर्च हुई प्लस जितना आप पे बचा, उससे आपका क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है कि एनर्जी अगर आपको टोटल किसी की भी निकालनी है तो जितना उसने वर्क डन कर लिया है उसको पकड़ लो, उसको निकाल लो जैसे तैसे, और साथ में जितनी उस पर एनर्जी अभी स्टोर्ड है उसको निकाल लो, तो आप पे टोटल एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल है। अब इसको समझते समझते हम पढ़ना शुरू करते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या पढ़ना शुरू करते हैं? इंटरनल एनर्जी। क्या समझते हैं आप इंटरनल एनर्जी से? देखिए, इंटरनल का मतलब हो रहा है अंदर की बात, इंटरनल अंदरूनी, समझे? देखिए, कोई भी जो सिस्टम है, सीधी बात है, वो मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलके बना है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स के पास इनडेफिनेट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। कोई भी पार्टिकल, कोई भी अगर सब्सटेंस आपके सामने बना है तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। हर मॉलिक्यूल के पास ट्रांजिशनल एनर्जी होती है, ट्रांजिशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। एक जगह वाइब्रेट करता रहता है उसको वाइब्रेशनल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी होती है, तभी तो एक दूसरे से बॉन्ड बना रखे हैं, अगर एनर्जी नहीं होगी तो बॉन्ड कैसे बनाएगा। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और दुनिया भर की एनर्जी होती है हर मॉलिक्यूल्स के पास। तो उन सारी एनर्जी का जो सम होता है, एक मॉलिक्यूल्स की सारी इंटरनल एनर्जी को मैं मिला दूं तो वो उसकी कहलाती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या आप कभी भी एक एटम की इतनी सारी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि विद इन सेकेंड ना जाने कितनी बार ये एनर्जी उसकी बढ़ती है और घटती है। अगर ये एनर्जी कांस्टेंट रहे तो आप तो कैलकुलेट कर लेंगे जैसे तैसे, लेकिन एक मॉलिक्यूल्स के पास इतनी तरीके की एनर्जी होती है। ये तो मैंने भी लिखी, इतनी होती तो और भी बहुत सारी है। तो एक बात बताइए, एक मॉलिक्यूल्स के पास एक तो इतनी टाइप्स ऑफ एनर्जी है, ऊपर से ये एक सेकंड में ना जाने कितनी बार चेंज हो रही है। आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे किसी की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कितनी है, टोटल इनका सम कितना है? आप निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है? चेंज। इसलिए कभी भी आप एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल पाते। एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी आप कभी भी नहीं निकाल पाते। आप निकाल पाते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ है, चेंज। इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए आप में से एक बच्चा आया और सुबह ही मेरे घर में सो रहा था, आके मेरे साथ बैठ गया कि आज पूरे दिन मैं सर के साथ रहूंगा और देखूंगा इनको कितनी इनकम है। ठीक है, उस बच्चे को नहीं पता कि अभी मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, लेकिन मैं जैसे ही सुबह उठा कहता सर जी आज मैं पूरे दिन आपके साथ रहूंगा, आप जिम जाओगे आपके साथ रहूंगा, आप पढ़ोगे आपके साथ रहूंगा, क्लास रिकॉर्ड करोगे आपके साथ रहूंगा, पढ़ाने जाओगे बच्चों को कोचिंग आपके साथ रहूंगा, रात को इधर उधर खाने जाओगे आपके साथ रहूंगा, देखूंगा। मैंने कि चल भाई इतने प्यार से तू आया है सुबह सुबह तो तू आज मेरे साथ ही रहे, प्रॉब्लम वाली क्या बात है। अब सबसे पहले तो जब हम घूम घाम के कहीं आएंगे तो मैं सोचूंगा यार इतने दिन में आया है तो मैं उसको खिला दूंगा 10 रुपए की पहले बिरयानी, 10 की खिलाऊंगा, ज्यादा की नहीं। ज्यादा की बिरयानी नहीं खाते, 10 की खाते हैं। ठीक है, अब मैंने उसे 10 की बिरयानी खिला दी, 50 की मैंने खुद ले ली। ठीक है,
तो उसने देखा कि 60 रुपए भैया के यहां खर्च हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद हम घर आए, फिर हम पढ़ने लगे, मैंने उसे भूखा मार दिया, मैंने घर पर उसे रोटी ना दी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं शाम को 4 बजे ट्यूशन पढ़ाने। तो मुझे लगा यार बेटा 10 रुपए की सुबह से बिरयानी खिला रखी है, थोड़ा इसे कुछ खिला दूं। तब उसे 2 समोसे दिला दिए मैंने 20 रुपए के, चल भाई समोसे खा ले कोई बात नहीं, चटनी वटनी सब डाल के उसे समोसे खिला दिए। अब उसने देखा भैया के 60 रुपए यहाँ खर्च हुए थे, 20 रुपए को उन्होंने मेरे को समोसे खिला दिए। अब जब मैं ट्यूशन जाता हूं तो उस दिन बच्चे मेरे को फीस दे देते हैं, टोटल फीस मिल जाती है मुझे 1000 रुपए। फीस कितनी मिल जाती है? 1000 रुपए। अब उसने क्या देखा कि आज भैया का जो खर्च हुआ वो टोटल कितना हुआ? 80 रुपए। ठीक है, और भैया को जो पैसे मिले वो कितने मिले? 1000 रुपए। ठीक है, तो भैया पे नेट प्रॉफिट आज का कितना रहा? 920 रुपए। कितना रहा? 920। इसका मतलब भैया ने आज खर्च करे थे 80 रुपए और कमा लिए 920 रुपए। अब वो क्या कर सकता है? वो ये बोल सकता है कि भैया के पर्स में सुबह जितने भी पैसे थे उसमें 920 और ऐड कर दो। क्या कर दो? 920 और ऐड कर दो, तो वो होगी उसकी टोटल इनकम। होगी नहीं होगी? सही बात है, होगी। जितने सुबह मेरे पर्स में पैसे थे उसमें से उसने क्या करा, जो मेरे फाइनली पूरे दिन का खर्चा बचा उतने और ऐड कर दो। तो उसने बता दिया कि हाँ अब जितने भी भैया के पास पैसे हैं उसमें इतने और ऐड कर दो। तो टोटल इनकम भैया की जितने पैसे टोटल हैं और उसमें इतने ऐड कर दोगे तो उतनी होगी। उसे नहीं पता पैसे कितने थे, लेकिन उसने चेंज तो पता कर लिया कि चेंज कितना हुआ। चेंज हुआ उस दिन मेरे पैसों में 920 का। ऐसे ही सेम हम चेंज पता कर सकते हैं कि इसमें चेंज कितना हो रहा है। एग्जैक्ट, क्या उसको एग्जैक्ट पता कर पाया? वो एग्जैक्ट वो पता कर ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं था मेरे पर्स सुबह खाली था। किसी को बताना मत, सुबह पर्स मेरा उस दिन खाली था। ठीक है, तो हो सकता है किसी पे पैसे और, तो जितने पैसे उसमें सुबह थे, क्या वो उसको पता था सुबह कितने पैसे थे? नहीं, लेकिन उसने चेंज पता कर लिया कि जितने सुबह पैसे थे उसमें से चेंज आ गया 920 का। और सही कह रहा है वो। तो सेम ऐसे ही इंटरनल एनर्जी हम एग्जैक्ट इनकी नहीं निकाल सकते, हम चेंज इन इंटर एनर्जी निकाल लेते हैं। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कितना उसने वर्क किया, कितना उस पर बचा। मैंने वर्क कितने का किया? टोटल मेरा वर्क हुआ 80 रुपए का। ठीक है, और मेरे पे बचा कितना? बचे मेरे पे कितने? 920। तो 920 और 80 को मैं आपस में जोड़ दूं तो क्या मेरे पे टोटल नहीं निकल के आ जाएगा? आ जाएगा ना टोटल। ऐसे निकालते हैं। अभी हम फॉर्मूले से करेंगे तो और चीजें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? मॉलिक्यूल्स लेवल पे सारी एनर्जीज को हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल एनर्जी। अब देखो इसके बारे में कोई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। सबसे पहला, एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी को नहीं निकाल सकते। मैंने बताया क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में ये एनर्जी बहुत बार बदल जाती है। तो आप इतने उस वाले का निकालेंगे, जब तक निकालेंगे उस बीच में 1 लाख बार मॉलिक्यूल्स की एनर्जी चेंज हो चुकी होगी, है ना। तो एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हो? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा। निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये चीज समझ आई इसके बारे में। दूसरा, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेक्चर 1 जाना, डिटेल में मैंने समझाया है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है। अगर सिस्टम का साइज बढ़ रहा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, और सिस्टम का साइज अगर घट रहा तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगी। तो ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, साथ में ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब
इसकी जो वैल्यू है सिर्फ फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड कर रही है। अभी देखा उसने मेरे टोटल पैसों को कैसे निकाला कि जितने भी थे भैया पे और फाइनल कितने हुए इतने, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया तब उस पाया 920 रुपए। ठीक है, उसने दिन भर से कुछ नहीं देखा, दिन में मेरे कहां खर्च हुए, कहां कितने गए कितने आए, उसे कुछ नहीं था। उसने देखा टोटल इनकम कितनी थी, टोटल खर्चा कितना हुआ, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, उसे प्रॉफिट मिल गया। ऐसे ही इसको निकालते हैं, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी में माइनस कर देते हैं तो चेंज इन एनर्जी मिल जाता है। बीच में कितनी एनर्जी लॉस हुई कितनी गेन हुई उससे कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन है ये, नॉट पाथ फंक्शन, इसको पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी होती है जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी होती है जीरो। देखिए यहां से एक मॉलिक्यूल चलना शुरू हुआ, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, साइकिल बन गई, जहां से शुरू हुआ वहीं पे आ गया। इसकी फाइनल वैल्यू क्या है, यही है। इनिशियल वैल्यू क्या है, यही है। कहां से चलना शुरू हुआ था, यहीं से, आ कहां गया, यहीं। तो चेंज कितना हुआ, जीरो। चेंज कितना हुआ, जीरो। भाई फाइनल भी है इनिशियल भी है, मान के चलिए फाइनल यहां पे वैल्यू है 3, इनिशियल भी है फाइनल भी है, तो चेंज कितना आया, जीरो। तो जब कोई साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक ही साइकिल बार बार चले, तो साइक्लिक प्रोसेस की वैल्यूज हम कैसे निकाल देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमेशा उस केस में इंटरनल एनर्जी बराबर कितना आएगा, जीरो। ठीक है, ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप याद रखना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तभी चीजें समझ आएंगी। 0.5 मोल ऑफ O2 is heated at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टू 30 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट Q U W। एक गैस है O2 जिसके 0.5 मोल है, उसको हम हीट कर रहे हैं, 27 डिग्री से शुरू कर रहे हैं और 30 डिग्री तक हीट कर रहे हैं। तो कितना मेरे को हीट देनी पड़ेगी, टोटल उसकी एनर्जी कितनी होगी और कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा वो निकालो। Q बराबर होता है मेरा NC डेल्टा T। ठीक है, NC डेल्टा T। U बराबर होता है मेरा NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T, हमेशा CV आता है यहां पे, याद रखना U के लिए। जबकि W होता है मेरा P डेल्टा V। लेकिन ये फॉर्मूला मेरा काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ना मेरे को प्रेशर दे रखा ना वॉल्यूम, ना मेरा वो दूसरा फॉर्मूला काम करेगा NRT वाला। ठीक है, क्योंकि यहां पे मेरे को N तो दे रखा है, R नहीं दे रखा। ठीक है, वॉल्यूम नहीं दे रखा V, वहां पे V चाहिए, वो भी काम नहीं करेगा। यहां पर मेरा वर्क सिंपल निकल जाएगा अगर मेरे को U और W पता चल जाए। कौन से फॉर्मूले से, मैं जानता हूं डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। तो अगर मेरे को ये और ये पता चल जाए तो यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा, W। ठीक है, अब देखिए O2 कैसी गैस है, O2 गैस है डाई एटॉमिक। O2 गैस है डाई एटॉमिक। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5। मतलब इसके लिए जो CV होगा, इसके लिए जो CV होगा वो होगा 5 और इसके लिए जो CP होगा वो होगा 7। ठीक है, मैंने बताया था ना जितना F होगा उतना ही CV होता है और +2 कर दो तो वो CP निकल जाता है, पीछे वाले लेक्चर में जाके देखो। अब मेरे को Q निकालना है। ठीक है, Q निकालना है, तो Q निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, NC डेल्टा T। अब सवाल आता है मैं यहां पे CV लूं या CP लूं, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। तो मैं यहां पे हेडिंग में डाल देता हूं, ये हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या हो रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरे को पता चल गया कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या लेना है, CV। क्वेश्चन में मिसिंग था, ये हमने लिख दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
ठीक है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दिया तो यहां लिख दो सीवी। अब एन कितना है 0.5 मोल इंटू सीवी, सीवी इसके लिए कितना निकला 5 इंटू टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है 27 से 30 जा रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू 3। ये कितना हो जाएगा 15, और 15 का था 7.5 जूल। क्यू हमारा कितना आ गया 7.5 जूल। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है यू। यू के लिए हम हमेशा क्या फॉर्मूला लेंगे एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, सेम निकलेगा, सेम का सेम निकलेगा, क्योंकि देखो यहां भी फॉर्मूला सेम है, यहां भी फॉर्मूला सेम है, तो यू भी हमारा कितना निकलेगा 7.5 जूल। अब देखो तुम दिमाग लगाओ, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, होता है ना, ये जितना होता है ये इसके सम के बराबर होता है। ये मेरा आ गया 7.5 और ये भी मेरा आ गया 7.5, तो इसको कितना होना पड़ेगा 0। कितना होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। और वर्क अगर फॉर्मूले से भी निकाल के देखो तो W बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा U माइनस डेल्टा Q, और W इज इक्वल टू डेल्टा U मेरा कितना आया 7.5 माइनस डेल्टा Q कितना आया 7.5, तो वर्क डन कितना आया 0। मतलब जो मेरी टोटल एनर्जी थी 7.5 जूल, वो सारी की सारी मैंने स्टोर्ड फॉर्म में ले रखी है एज अ क्यू, मैंने वर्क डन कुछ भी नहीं करा। अभी सारी की सारी एनर्जी मेरे पास ऐसी की ऐसे स्टोर है, समझे। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। 5 मोल ऑफ N2, यहां पे 5 मोल दे दिए हमने ऑफ N2 इज हीटेड एट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू 60 डिग्री टेम्परेचर। कैलकुलेट सीपी में Q कितना होगा, U कितना होगा, W कितना होगा, और CV में Q कितना होगा, U कितना होगा और W कितना होगा। ठीक है, एट सीपी कांस्टेंट प्रेशर जब होगा तभी ये तीनों वेरिएबल कितने होंगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये तीनों वेरिएबल कितने होंगे, ये हमें निकालना है। सबसे पहले N2 गैस है, रिलेशन क्या होता है CP माइनस CV बराबर R। मैंने तुम्हें हमेशा बताया CV बराबर क्या हो जाता है F, और CP बराबर हो जाता है CV प्लस 2। सिंपल। गैस कौन सी है N2, N2 के लिए CV होगा हमारा डाई एटॉमिक है तो 5, तो CP कितना हो जाएगा +2 और कर दो 7, काम खत्म। लेकिन U के लिए हमेशा फॉर्मूला क्या सेम रहेगा, इसके लिए हमेशा रहता है NCV डेल्टा T। U के लिए याद रख लेना, N के लिए पिन रखेंगे। अब निकालना शुरू करते हैं। Q के लिए सबसे पहले हमें किस पे निकालना है, कांस्टेंट इस पे, तो NCP डेल्टा T। तो Q इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं मेरे 5, CP की वैल्यू कितनी आई है मेरी 7 इंटू डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10। Q मेरा आ गया यहाँ पे 500, ये हो गया 50, 35 350। Q आ गया इस केस में मेरा 350 जूल। फटाफट मैं यहाँ पे U निकालता हूं, तो U का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। U इज इक्वल टू N है मेरे 5, CV मेरा कितना है, CV है मेरा 5, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर है 10, तो ये आ गया 25, 250। कितना आ गया 250, ये आ गया। अब उसके बाद फटाफट मैं वर्क निकाल लेता हूं। वर्क के लिए क्या करूंगा, डेल्टा U माइनस डेल्टा Q, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा U कितना आया मेरा टोटल 250। एक मिनट, डेल्टा U मेरा कितना आया है 250। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो गई है, डेल्टा U आ रहा है मेरा 250 और डेल्टा Q, तो मतलब माइनस का आ रहा है, ये कितना आया माइनस का 100, मतलब सिस्टम माइनस का आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा वर्क माइनस का मतलब ये नहीं है, माइनस पॉजिटिव को मत समझ लेना। वर्क यहां पे क्या बता रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क सिस्टम के थ्रू हो रहा है, इसलिए साइन यहां पर आ रहा है नेगेटिव। तो ये तीनों वेरिएबल हमारे आ गए। अब यहां निकालो Q इज इक्वल टू यहां क्या होगा NCV, क्योंकि इस पे निकालना है डेल्टा T, इज इक्वल टू N है 5, CV कितना है 5 इंटू डेल्टा T कितना है 10, ये कितना आ गया 250 आ गया, जबकि यहां कितना आ रहा था हमारा 350।
ठीक है। तो यहाँ है कांस्टेंट वॉल्यूम तो 250, कांस्टेंट प्रेशर तो अब देखो उसके बाद हम निकालते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू तो सेम फॉर्मूला रहेगा जो यहाँ है वही यही रहेगा, तो डेल्टा यू हमारा कितना आना है 250। ठीक है। अब मैं वर्क डन निकालता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू माइनस डेल्टा क्यू। ये डब्ल्यू वर्क डन बाय मेरा डेल्टा यू कितना आया था 250 और क्यू भी कितना आया 250। तो यहां से मेरा वर्क डन देखो वहां माइनस का आ रहा था, यहाँ 0 आया। इसका मतलब क्या है, यहां सारी की सारी एनर्जी स्टोर्ड है, जबकि यहां पर सिस्टम ने वर्क किया था और कितना वर्क किया था -100। ठीक है। तो ऐसे इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप कोशिश करना, अगर कहीं भी दिक्कत आए तो मेरे को बताना। ठीक है। कॉपी पेन लेके अच्छे से इनको सॉल्व किया करो, बहुत हल्के क्वेश्चंस है। दो चार बार भी क्या करने, एक बार करोगे न्यूमेरिकल्स तो आसानी से सारी चीजें याद हो जाएंगी। याद भी नहीं है, प्रैक्टिस की बातें होती हैं। ठीक है। चलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताना। थैंक यू।